हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सर आज आपको पूछना ही नहीं चाहिए कैसे हैं आप पहले बाजार का हाल देखिए, फिर हमसे पूछिए कैसे हैं आप। देखिएगा, हम लोग सभी लोग जो है मूलतः बुल्स हैं, क्योंकि सब हम लोगों के पास पोर्टफोलियो होता है। तो जनरली हमारे पास जो भी पोजीशन होती है वो बुलिश होती है, और मोस्टली इन्वेस्टर्स जो हैं वो बुलिश होते हैं। ट्रेडर्स के पास दोनों साइड की पोजीशंस होती हैं। हालांकि देखिएगा, मैं क्योंकि इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर दोनों हूँ, तो मेरे पास भी दोनों तरीके की पोजीशंस जो है अक्सर रहती हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो है पॉजिटिवली अगर हम सोचें तो बुलिश जो है स्टांस ही रहता है। कुल मिलाकर ये जो बुलिश स्टांस था, आज उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। और धज्जियाँ भी जो है इस तरीके से उड़ाई है कि जब बाजार जब सुबह खुले तो यही समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि भाई सब बाजार रुकेंगे भी या नहीं रुकेंगे। यानी कि बाजार जब गिरने लगे तो करीबन 12:30 बजे तक एक तरफा गिरावट रही। यानी कि आप ये मानेंगे कि ज़रा देर के लिए भी पुल बैक नहीं आ रहा था। यानी कि बाजार केवल गिरते गिरते जा रहे थे, उठने का तो नाम ही नहीं था। और लीड कर रहे थे फाइनेंशियल्स और बैंकिंग स्टॉक्स। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी और वो अंत तक भी रही। हालांकि निचले लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई देखने के लिए। हमने क्या चर्चा की थी पिछले हफ्ते यानी कि फ्राइडे को। तो जहां आज बैंक निफ्टी क्रैक हुआ, जहां बैंक निफ्टी खुला ओपन हुआ, वहां पर हमारी पहली स्पोर्ट थी। यानी कि आप देखिएगा जो ओपनिंग प्राइस है वो 35124 है, और मैंने आपको कहा था कि 35,100 पहली स्पोर्ट है। और दूसरी स्पोर्ट मैंने कहा था कि 34,800 एक ऐसी स्पोर्ट है जहां पर कि बाजार में पिछले 2 महीने, अगर हम पिछले एक साल के एनालिसिस करें तो करीबन 2 महीने के आसपास 34,800 के आसपास बाजार में काम हुआ। और यही सेम चीज़ 35,100 के आसपास है। और 34,800 को बाजार ने बहुत बार रिस्पेक्ट दी थी, और बाजार ने शुरू के आधे घंटे में 34,800 को भी उड़ा दिया। तो यहाँ से एक गैप डाउन ओपनिंग बैंक निफ्टी में हुई, और उसके बाद निचले लो लगे 34,018 के। हालांकि ये जो लेवल्स था 33,900 से लेके 34,800 का, ये जहाँ पर भी बाजार आज जो लो लगा है, काफ़ी अहम मजबूत स्पोर्ट थी, क्योंकि बाजार ने बहुत बार इन लेवल से बाउंस बैक किया, और बाजार ने इस बार भी बाउंस बैक किया निफ्टी बैंक के अंदर। अब हमें क्या लगता है कि देखिएगा, अगर बाजार के पूरे सेटअप को देखेंगे तो आप देखिएगा कि मेजर स्पोर्ट्स जो है टूट गई हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक बार बाजार 34,800 को टेस्ट करने के लिए ज़रूर आना चाहिए, और हो सकता है कि आपको 35,100 भी एक बार टेस्टिंग के लिए मिले। और बाजार एक ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम बड़ी तेज़ी आ गई, जो मैं पीछे से भी बात करते आ रहा हूँ, लेकिन एक टेक्निकल बाउंस जो है हमें कल देखने के लिए मिलना चाहिए निफ्टी बैंक में। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी के अंदर भी, निफ्टी के अंदर हालांकि देखिएगा स्पोर्ट को रिस्पेक्ट कर लिया, और ये जब हम बाजार में तेज़ी बनी हुई थी तब भी हम ये देख रहे थे कि 16,550 और 16,600 एक अहम लेवल है, और बाजार ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, यानी कि इनको रिस्पेक्ट दी है। हालांकि बाजार ने आज निफ्टी में भी 16,410 के लो लगे। अब बात यह है कि ये तो सब चीज़ें हो गई, लेकिन बाजार में आज सबसे जो सरप्राइजिंग बात थी वो ये थी कि जो सबसे सेफ सेक्टर था वहाँ पर भी आज माइनस में ही बंद हुए। हालांकि इतना बड़ा पेन नहीं था, लेकिन हो सकता है कि कल आपको यहाँ पर भी पेन देखने के लिए मिले, क्योंकि नेस्डेक के अंदर कमजोरी है। तो मैं जनरली एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो जैसे शेयर्स की बात कर रहा हूँ। ये भी हालांकि माइनस बंद हुए, लेकिन कुल मिलाकर ये तेज़ी वाले खाने में, यानी कि जहाँ पे पॉजिटिव वाले हम डेटा शो करते हैं वहीं पर है। तो गिरावट कम रही, लेकिन फिर भी ये सरप्राइज था कि हमें लग रहा था कि डिफेंसिव है, तो शायद बाजार को रोकने की कोशिश करेंगे, ये भी नहीं रोक पाए। और क्यों गिरे बाजार? तो बाजार गिरने का जो मुख्य कारण है
वो इंटरनेशनल बाज़ार के अंदर जो ओमिक्रॉन है उसके जो वेरिएंट्स हैं उसके स्प्रेड होने के जो है चांसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो बाज़ार जो है इसको रिएक्ट कर रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि देखिएगा जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल ऑपरेटर बाज़ार को एक बार ऊपर लेके जाते हैं, फिर किसी कारण को ढूंढते हैं और फिर बाज़ार को नीचे लेके आते हैं, और एक बार इतनी तेज़ी करते हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते कि वैसे भी इतनी तेज़ी होनी चाहिए, और जब गिरावट होती है तो भी इसी तरीके से होती है। तो कुल मिलाकर फंडामेंटली अब ऐसा लग रहा है लोगों को शायद सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस हो जाएगी। क्या अब दोबारा से मनी सप्लाई आएगी, क्या दोबारा से जो है यूएस की तरफ से मनी प्रिंट होगी, तो उसकी संभावना कम है। तो जो पिछले बार जो है रिलीफ पैकेजेस जो है मिले थे वो इस बार मिलेंगे नहीं मिलेंगे, शायद उस वजह से बाज़ार ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि बाज़ार कोविड से ज़्यादा टेंशन तो लेता नहीं। क्योंकि अगर आप पिछले साल भी देखें तो एक बार के रिएक्शन के बाद बाज़ार ने कोविड को ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं था, और जब कोविड के पेशेंट्स हाईएस्ट लेवल के ऊपर पे थे, ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड, तब भी बाज़ार अच्छी तेज़ी कर रहा था। लेकिन वहाँ पर एक फाइनेंशियल सपोर्ट थी, जो करेंसी प्रिंट हुई थी, और जिस तरीके के जो सप्लीमेंट्री मेजर्स जो हैं सभी गवर्नमेंट्स ने लिए थे, और स्पेशली मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस ने, यानी कि फेडरल रिजर्व्स ने या हमारी तरफ से आरबीआई ने, तो जो मॉनेटरी मेजर्स थे वो काफ़ी एग्रेसिवली जो है लिए गए। अब बाज़ार इंतज़ार कर रहा है कि या तो मेजर्स अब दोबारा लिए जाएंगे नहीं लिए जाएंगे, शायद वो ज़्यादा पेनफुल है। बट हमें लगता है कि अब बाज़ार के अंदर जो वैल्यूएशंस हैं वो ऊपरी लेवल से देखिएगा बाज़ार काफ़ी अच्छा करेक्ट हो चुका है। स्पेशली अगर बैंक निफ्टी देखिए तो 41,800 से 34,000 पर आ जाके नीचे रुक गया है। बाज़ार ओवर सोल्ड है, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि एफआईज ने भी बहुत बड़ी सेलिंग कर रखी है। अगर एफआईज की जो सेलिंग हुई है, अगर उसका 20% या 25% भी अगर वो खरीदने के लिए आएंगे तो एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस समय पर बाज़ार के अंदर शॉर्ट नहीं करना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। और सीधी बात यह है कि जो लोग खरीद के बैठे हैं वो जनरली ये कहते हैं यार बाज़ार रोज़ गिर रहा है, पैनिक में कभी सेलिंग नहीं करनी चाहिए, पैनिक वाले बाज़ार में कभी भी सेलिंग नहीं करनी चाहिए। ये मैं आपके पोर्टफोलियो के बारे में भी कह रहा हूँ। अगर आपके अंदर खरीदने का दम है तो देखिएगा इस तरीके इस समय पर सबसे अच्छा समय होता है खरीदने का। और ख़रीदना क्या चाहिए, अगर आपको डर लगता है तो सबसे बढ़िया खरीदने का समय होता है आप निफ्टी के टॉप 10 शेयर्स निकाल लो। निफ्टी के टॉप 10 शेयर्स जिनकी वेटेज है वही शेयर सबसे पहले प्रोटेक्ट होंगे, और क्योंकि वही 10 शेयर्स आप देखिएगा बाज़ार को जो है ऊपर नीचे करने में उन्हीं का दम होता है, तो सबसे पहले वहीं पर आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। यहाँ पर एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, मुझे जो पर्सनली लगता है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप की जो शेयर्स हैं, जो मैंने परसों भी बात की थी कि उनमें पेन अब आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा अगर बाजार में करेक्शन होगी, तो उस सेक्टर से अभी हाल फिलहाल के लिए दूर रहना चाहिए। अगर आपका कोई भी बाइंग इंटरेस्ट है इस समय पर, जनरली होना भी चाहिए, जब बाजार निचले लेवल पे होता है तभी खरीदने के सबसे अच्छे मौके होते हैं। और जब बाजार में तेज़ी हो रही है, जब सारी दुनिया कह रही होती है जो और तेज़ 20,000 के टारगेट, 24,000 के टारगेट, वो समय हमेशा ऐसा होता है कि वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो थोड़ा हल्का करना चाहिए। बट जब बाजार में इस तरीके का पैनिक होता है तो यहाँ पर एक सिस्टमेटिकल तरीके से जो है बाइंग करने का जो है सही तरीका होता है। लेकिन इस समय पर जो है स्मॉल और मिड कैप के जो शेयर्स हैं उनको थोड़ा देर के लिए नज़रअंदाज कर सकते हैं। मिड कैप में तो आपको फिर भी बहुत सारे शेयर्स आपको बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पर मिल जाएंगे, लेकिन स्मॉल कैप के शेयर्स से जो है मैं विशेषकर यही बोलूँगा कि वहाँ से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अब बाज़ार में जो है किस तरीके से बाज़ार आगे चलने चाहिए, तो देखिएगा बाज़ार में एक तरफा जो है सेलिंग हुई है। आप यहाँ पे देखेंगे तो जिस तरीके से तेज़ी हुई थी उसी तरीके से गिरावट भी हो गई है, और गिरावट देखिएगा तेज़ी के सामने थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। तो कुल मिलाकर बाज़ार यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने चाहिए, फिर थोड़ा ऊपर जाएं, फिर देखेंगे कि बाज़ार नीचे का रुख करते हैं ऊपर। बट ये कंसोलिडेशन का टाइम मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि अब इस ओमिक्रॉन के भी जो इफेक्ट हैं तो इसको बाज़ार डिस्काउंट करेगा। तो एकदम तो ऐसा नहीं है कि सीधा जो है रिवर्स कर देगा, लेकिन निफ्टी देखिएगा स्पोर्ट पर ही बंद हुआ है आज भी, तो इस स्पोर्ट पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक टेक्निकल बाउंस बैक आपको मिलना चाहिए। हो सकता है कि वो टेक्निकल बाउंस 16,750 तक भी बाजार को लेके जा सकता है, 16,800 तक भी ले जा सकता है, यानी कि जहां आज का ओपनिंग प्राइस है वहां तक भी बाजार जा सकता है। इस बात को भी जो है हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
अगर शेयर्स के अंदर देखें तो आज डिफेंसिव, जब भी बाजार गिरेगा तो डिफेंसिव क्या है, एफएमसीजी और फार्मा। तो आज सब जो भी प्लस में आपको एफएमसीजी और फार्मा। हालांकि आईटी भी आज की डेट में डिफेंसिव है, लेकिन आईटी जो है फ्राइडे के सेशन में अच्छा पॉजिटिव कर चुका है, तो आज उतना पॉजिटिव नहीं था, वो माइनस में था। और सारे फाइनेंशियल्स आज वीक थे, और रिलायंस भी देखिएगा अब फाइनेंशियल्स के साथ ही काम करता हुआ नजर आता है। तो एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी चारों फाइनेंशियल स्पेस के अंदर है, और रिलायंस। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो की तो धज्जियाँ उड़ गई हैं। बहुत समय के बाद आपको इतनी बुरी एडवांस डिक्लाइन रेशियो, करीबन 1700 शेयर के सामने केवल 194 शेयर्स जो है खरीदार जो है थे उसके सामने। कुल मिलाकर जहाँ पर गिरावट थी आज टाटा स्टील, देखिएगा हाई बीटा सेक्टर है, तो इसके अंदर गिरावट थी। भारत पेट्रोलियम में, हालांकि पेट्रोलियम में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ब्रेंट क्रूड के जो प्राइस हैं वो $70 के नीचे आ गए। इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए काफ़ी फेवरेबल है, तो हो सकता है कि इस वजह से भी आपको थोड़ा सा रिलीफ हमारे बाजार में मिले। और फाइनेंशियल्स के लिए भी देखिएगा पॉजिटिव होता है। तो जो इंटरेस्ट रेट का बर्डन है, क्योंकि महंगाई जो है बढ़ रही है, हो सकता है कि थोड़े समय के लिए अगर क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे की तरफ आते हैं तो हम जो डीजल और पेट्रोल के प्राइस की वजह से जो इन्फ्लेशन होती है वो शायद थोड़े समय के लिए रुक जाए, तो हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है यहाँ पे। लेकिन अब ये देखते हैं कि ये प्राइस कब तक नीचे रहते हैं। तो यहाँ पर एक बेस बनाने की जो है कोशिश मुझे लगता है कि बाजार को करनी चाहिए। और टाटा मोटर्स 4.92, इंडसइंड बैंक आज फाइनेंशियल तो देखिएगा सब वीक थे। एसबीआई, और एसबीआई में आज एक सबसे खास बात बताना चाहूँगा, सारे बैंकों ने उठने की कोशिश की, जो बाकी दिग्गज बैंक है 5 में से एक एसबीआई ऐसा था जो आज उठने के लिए तैयार ही नहीं था। एसबीआई में सेलिंग प्रेशर सबसे जबरदस्त था, यानी कि 443 का लोअर, केवल 5 रुपये ये शेयर्स अपने आप को उठा पाया ऊपर। जबकि अगर आप बाकी शेयर्स में देखेंगे तो बाकी शेयर्स ने बहुत अच्छा पुल बैक किया नीचे से, परसेंटेज टर्म्स के अंदर भी। एक बजाज फाइनेंस का शेयर देखिएगा आज 6492 के लो लगाए, हालांकि देखिएगा वहाँ से अच्छे रिकवरी की। एफआईआईज का भी फेवरेट है, और ऐसा लगता है कि निचले लेवल्स पे जो बाइंग आई है इंडेक्स के अंदर स्पेशली, तो ये जो इस तरीके के जो शेयर्स थे बजाज फाइनेंस में, आईसीआईसी बैंक में, और स्पेशली आज जो बैंकों में सबसे अच्छी बाइंग आई वो आई एक्सिस बैंक के अंदर निचले लेवल से, और एक्सिस बैंक जबरदस्त ओवरसोल्ड है। तो हो सकता है कि हमें निफ्टी बैंक में भी ऐसा लग रहा है कि एक पुल बैक होना चाहिए। तो 34,800 तक शायद कल आप देखें, हो सकता है कि मॉर्निंग सेशन में ही आपको ये लेवल मिल जाए। 35,100 को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, ये लेवल्स भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। निचले लेवल्स पर आप देखेंगे कि 33,900 एक मेजर सपोर्ट है, इसको जो है नीचे की तरफ आपको क्लोजली वॉच करना चाहिए। जिधर भी बाजार जाएंगे तो ऊपर जा सकते हैं, हालांकि ऊपर चांसेस कम है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कम चांसेस में भी जो है तेजी हो जाती है। रीज़न ये है कि बाजार ओवरसोल्ड है, और हम लगभग लास्ट वीक की तरफ जा रहे हैं। तो पूरे 1.5 महीने की जो मंदी है वो निफ्टी बैंक में, तो जितने शॉर्ट्स निफ्टी बैंक में बने हुए हैं, अगर उसमें रिकवरी आ गई, शॉर्ट कवरिंग आ गई, तो शॉर्ट कवरिंग से ही जितनी कमजोरी आज हुई है, इतना तो बाजार शॉर्ट कवरिंग के दम पे ही चल सकता है। तो इसलिए हो सकता है कि आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग कल आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसके बाद निफ्टी बैंक में तो कुछ था ही नहीं आज, प्लस सब माइनस में था। और देखिएगा एचडीएफसी बैंक सबसे ज़्यादा कमज़ोर। मैं कमज़ोर इसलिए नहीं कह रहा कि परसेंटेज टर्म्स में सबसे ज़्यादा कमज़ोर, वास्तव में टेक्निकली पिछले कुछ समय से ये बहुत ही ज़्यादा वीक है। हमारे पास भी, जब मैंने आपको साथ करीबन 1-1.5 महीने पहले भी चर्चा की थी, जब हमने एक हेजिंग पोजीशन बनाई थी एचडीएफसी बैंक को प्लस करके, निफ्टी बैंक को शॉर्ट करके, तब से हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक जो है टेक्निकली जो है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है। और अभी भी देखिएगा, अभी भी वीकनेस के अंदर जो है गिरफ्त में है ये। लेकिन ध्यान रखिएगा 1420 1420 रुपये जहाँ पर आज ये बाजार में ट्रेड भी करता हुआ नजर आया, एक अच्छी सपोर्ट जो है एचडीएफसी बैंक के अंदर है। और कुल मिलाकर आईसीआईसी बैंक के अंदर भी 700 रुपये पे अच्छी सपोर्ट है। 700 रुपये तोड़ दिया तो वहाँ पर जनरली क्या होगा, अगर ट्रेडर के स्टॉप लॉस कट गए, उसके बाद ऑपरेटर ने उठा दिया। इसी तरीके से देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक में भी अच्छा खासा पुल बैक था, और सबसे अच्छा पुल बैक था आज एक्सिस बैंक में। एक एसबीआई ऐसा था जिसमें पुल बैक आपको ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिला। ये देखिएगा 660 रुपये से 14 रुपये का बाउंस आपको एक्सिस बैंक में मिला। इसके बाद देखिएगा आईसीआईसी बैंक में 698 रुपीज़ से 710 रुपये,
₹12 का बाउंस बैक। और सबसे अच्छा बाउंस बैक आप देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में 1722 से 1742, नीचे के लो से देखिएगा। HDFC बैंक में 1414 से 1425। HDFC बैंक बहुत बार 1430 रुपये के ऊपर जाने की कोशिश करता है, वो नजर आया, लेकिन HDFC बैंक में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था, क्योंकि FIs का भी फेवरेट स्टॉक है, तो इसलिए आप इसको मान सकते हैं कि इस वजह से प्रेशर होगा। जबकि देखिएगा SBI 443 से 449, बस ये भी 449 भी लास्ट टाइम में आया नहीं, तो 447 448 पर ही रुका हुआ था। और जो है इवन इंडसइंड बैंक में भी अच्छा पुल बैक था ₹16 का। और बाकी बैंकों की तो आज औकात थी नहीं, और बंधन बैंक आज जो है स्पेशली एक काफ़ी वीकनेस था। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिएगा ओवर हीटेड है ये, इसको जो है जनरली इसमें पीछे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी इशू रहते हैं। मुझे जो है वैसे भी इस बैंक में थोड़ा सा कंफर्ट नहीं रहता, हालांकि एक ग्रोइंग बैंक है, लेकिन पीछे भी जो है कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज थे, कुछ लोग नौकरी छोड़ के गए थे, इंटरनल ऑडिटर जो है नौकरी छोड़ गए थे। तो उसके बाद देखिएगा जब कभी भी बाजार में इस तरीके का पेन आता है, ऐसे बैंकों की धुलाई सबसे ज़्यादा होती है। तो उसी धुलाई के अंदर आज आपको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक नजर आया। अब बात करते हैं FIIs क्या चाह रहे हैं। FIIs तो भैया कुछ और ही चाह रहे हैं, मान ही नहीं रहे। 2 महीने हो गए भैया, खरीदारी नहीं है, एक दिन भी कैश में खरीदारी नहीं है। आज बेच दिया 3565। आज तो हमारे DIIs ने पूरा दम लगाकर जो है माल खरीदा 2764, और ये निचले लेवल से जो है बाइंग आई। तो ये भी हो सकता है कि FIIs ने आज जो है इंडेक्स को भी बेचा, कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने आज क्या किया, स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग कर ली। इसका मतलब ये है कि जब शॉर्ट कवरिंग हुई है स्टॉक फ्यूचर्स में, तो एक जनरली बॉटम यहाँ पर हम मान सकते हैं 1-2 दिन के लिए कि यहाँ से एक बाउंस जो है आना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी परमानेंट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको निफ्टी के लेवल्स आपको बताऊं, तो निफ्टी में आप जो है नोटिस करिएगा 16,400 की तरफ, और ऊपर की तरफ 16,800, और बीच में रेंज है। तो ऊपर जाएगा तो देखिएगा फिर वहाँ पे एक सेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, 16,400 की तरफ जाएगा तो बाइंग। और आज के लो जो है वही जो है मैं आज बेस बताना चाहूँगा कि यही एक मेजर सपोर्ट है 16,410, जहाँ पर आज लो लगा है। और उम्मीद देखिएगा हम कर सकते हैं पुल बैक की। पुट कॉल रेशियो देखिएगा ओवरसोल्ड है बाजार, तो उसी रेशियो के अंदर पुट कॉल रेशियो है। अब बात करते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या था। ऑप्शन चेन में देखिएगा 16,600 की कॉल के अंदर 43,000 कॉन्ट्रैक्ट लिख दिए गए, यानी कि 16,600 से ऊपर बाजार को बंद नहीं होने देना चाह रहे थे कॉल राइटर, लेकिन पुट राइटर थे 20,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट तो देखिएगा पुट राइटिंग में ज़्यादा, तो अब 16,600 जहाँ पर बाजार बंद हुआ है, उसके बाद अगर आप रजिस्टेंस देखेंगे 16,700 पे 72,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, 16,800 पे भी 72,000 कॉल के अंदर। तो कॉल राइटिंग जबरदस्त है। इसका मतलब है कि बाजार को यहाँ पर रोकने की कोशिश होगी 2 दिन के लिए, लेकिन अगर बाजार में गैप अप ओपनिंग हो गई तो देखिएगा ये सारे कॉल राइटर फंसते हुए नजर आएंगे, और फिर उस समय पर एक अच्छा खासा पुल बैक आपको देखने के लिए मिल सकता है। और हो सकता है कि इस एक्सपायरी में थर्सडे तक भी 17,000 के लेवल भी आ सकते हैं, मैं इस बात से मना नहीं करूंगा। हालांकि कॉल रेटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त कॉल रेटिंग में 17,000 की कोई भी जो है कह नहीं सकता कि भाई वो 17,000 चाहिए, इतनी ज़बरदस्त कॉल रेटिंग में भी। लेकिन ध्यान रखिएगा जब बाजार ओवर सोल्ड होते हैं तो इस तरीके के कॉल राइटर बहुत बार हमने फंसते हुए देखे हैं। तो उस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर एक पुल बैक आ गया तो ये कॉल राइटर ट्रैप भी हो सकते हैं, क्योंकि बाजार जब मंदी होती है तो सभी कॉल राइटर एग्रेसिव हो जाते हैं। पुट राइटिंग कहीं है नहीं, तो नीचे तो कहीं सपोर्ट है नहीं पुट राइटर अगर। लेकिन टोटल कॉन्टैक्ट में बात करेंगे तो 16,500 पे 57,000 कॉन्टैक्ट है, तो जहाँ पर आपको एक कंफर्ट मिलना चाहिए। हालांकि यहाँ पे भी देखिए नेक टू नेक 16,600 पे लड़ाई हुई है, लेकिन अगर बाजार में थोड़ी सी तेजी होगी तो आपको कॉल अनवाइंडिंग और पुट राइटिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। निफ्टी बैंक में अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक में देखिएगा फिर भी 34,500 पर जो है 45,000 कॉन्टैक्ट है पुट राइटिंग के अंदर, तो ये एक आप एक इमीडिएट सपोर्ट मान सकते हैं। और यहीं पर लेकिन कॉल राइटर बड़े एग्रेसिव थे, 39,000 कॉन्टैक्ट लिखे गए, तो 34,500 के आसपास जो है बाजार अगर काम करता है तो वो सबसे सेफ है। लेकिन कोई भी रेजिस्टेंस है तो 35,000 पर है। हालांकि 35,000 के ऊपर 59,000 कॉन्टैक्ट्स लिखे गए हैं, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट 63,000 का है। और अभी 34 के ऊपर भी पुट के अंदर 45 है, कॉल के अंदर
63 है। तो हमें लगता है कि यही एक रेंज है। और अब कुल मिलाकर जो बाजार निफ्टी बैंक की जो रेंज है वो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं एक ब्रॉडर रेंज आपको बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि 34,000 या 33,900 से लेके बाजार 35,800 तक, ये 1800 पॉइंट की जो रेंज है इसके अंदर कभी भी मूव कर सकता है, क्योंकि बाजार के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ गई है। तो ऊपर 35, अगर 35,100 तोड़ता है तो 35,800 तक भी निफ्टी जा सकता है। इस थर्सडे तक की एक्सपायरी के लिए मैं बोल रहा हूँ, यानी कि जो थर्सडे की एक्सपायरी है, अगर किसी भी साइड बाजार टूटता है ऊपर तो 35,800 मुझे टूटता हुआ नहीं लग रहा, लेकिन अगर 34,000 बाजार टूटता है तो फिर देखिएगा फिर नीचे फ्री फॉल है, फिर कोई बहुत मेजर लेवल्स नहीं है। तो अगर 33,900 के नीचे बाजार क्लोज होता है तो हालांकि उसकी संभावना हमें काफ़ी कम लग रही है। अभी एक पुल बैक की उम्मीद है, क्योंकि ओवरसोल्ड बाजार है और बहुत सारे स्मार्ट प्लेयर्स आपको बाजार के अंदर जो साइड लाइन में बैठे हुए थे वो खरीदने के लिए जो आपको आते हुए नजर आएंगे, जो कह रहे थे कि यार बाजार हो तो यार ओवर स्ट्रेच्ड है, उनको भी अब ओवर स्ट्रेचिंग खत्म होती हुई नजर आ रही है। और शायद इस तरीके के जो स्मार्ट प्लेयर जो साइड लाइन्स में थे तो वो जनरली इंडेक्स के अंदर बाइंग करते हैं, तो इंडेक्स के अंदर हमें बाइंग जो है देखने के लिए मिल सकती है। और अगर इंडेक्स के टॉप 10 शेयर्स के अंदर बाइंग होती है तो उन टॉप 10 शेयर्स में से 3 बैंकिंग स्टॉक्स भी हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक के अंदर भी और निफ्टी के अंदर भी एक पुल बैक आ सकता है। लेकिन मैं कोई लॉन्ग टर्म के अंदर या मीडियम टर्म के अंदर ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी बहुत बड़ी तेज़ी होने वाली है, बट ये क्योंकि एक सेलिंग के बाद जो है एक पुल बैक्स जो है जनरली नॉर्मल प्रोसेस के अंदर आते हैं। बाजार की वैल्यूएशंस भी जो है ठीक है, और बाजार बिना रिजल्ट के, क्योंकि अगले महीने रिजल्ट आने हैं, तो शायद एक बहुत बड़ा पेन जो है ना ले। और जो है एफआईज ओवरसोल्ड हैं और डीआईज लगातार मुकाबला कर रहे हैं। और अगर किसी भी तरीके से अगर एफआईज ने भी थोड़ी सी बाइंग कर दी तो जितने भी जो ट्रेडर्स लोग हैं जिन्होंने शॉर्ट्स पोजीशन बना रखी हैं वो ट्रैप हो सकते हैं। तो जिस वजह से मुझे लगता है कि एक साइकोलॉजिकल रीज़न से अगर हम सोचें तो एक पुल बैक आ सकता है। हालांकि ये जो बाजार है, देखिएगा बाजार में सब चीज़ें तेज़ी के अंदर मंदी और मंदी के अंदर तेज़ी जो है बड़े प्लेयर्स बड़े स्मार्टली खेलते हैं। तो जब तेज़ी हो रही थी तो मैं कह रहा था कि किस तरीके से मंदी जो है प्ले हो सकती है, और देखिएगा बाजार ऊपरी लेवल से कैसे नीचे आए। और उसी तरीके से अब जब सब लोग मंदी की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि बड़े प्लेयर तेज़ी खेल रहे हो, तो हो सकता है यहाँ से 1000 से 1,500 पॉइंट की तेज़ी आपको निफ्टी बैंक के अंदर भी देखने के लिए मिल सकती है। मुझे काफ़ी जो है विश्वास के साथ ऐसा लगता है कि जो अगर पुराने एक्सपीरियंस को देखें कि एक पुल बैक जो है 34,000 को बेस लेते हुए 33,900 34,000 को बेस लेते हुए जो पीछे इस एक साल के दौरान जो ट्रेड हुआ उनको अगर हम नज़रअंदाज ना करें तो यहाँ से एक पुल बैक जो है 34,800 के लिए 400 पॉइंट का, उसके बाद 35,100 करीबन 700 पॉइंट का ही यहाँ तक आ सकता है। और ये बहुत ही जल्द आपको 1-2 दिन में मिल सकता है। और क्योंकि थर्सडे की एक्सपायरी भी है तो उस वजह से भी हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों ने जो मंदी के सौदे बनाए हुए हैं, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यही तो करते हैं, जब मंदी हम करते हैं रिटेलर्स तो हमारे को फंसाने के लिए तेज़ी कर देते हैं। तो बट फिर भी ट्रेड करना जो है अभी काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड है। अभी जो ऑप्शन जो सेलर हैं उनके लिए बाजार इतना अच्छा नहीं है जितना ऑप्शन बायर के लिए, लेकिन जो ऑप्शंस के बायर हैं वहाँ पे प्रीमियम बढ़ा हुआ है। बहुत ही कम समय होता है साल के अंदर, बहुत ही कम समय ऐसा होता है जो ऑप्शन के बायर पैसा कमाते हैं। और अभी पिछले 5-7 दिन से 10 दिन से हम ये मान सकते हैं कि ऑप्शन बायर के ही जो है दिन चल रहे हैं। हालांकि कॉल के बायर्स जो है ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाए, जो पुट के बायर्स हैं उन्होंने अच्छा पैसा कमाया मंदी की जो करने वालों ने। तो आज का पूरा एनालिसिस दिल खोल के मैंने आपके साथ किया। और बाइंग के बारे में मैं यही बात बोलूँगा, अभी आप जो है बड़े दिग्गज जो शेयर्स हैं और उन शेयर्स को, या जो मिड कैप के अंदर भी अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो जो शेयर्स अभी भी 15 से नीचे की वैल्यूशंस पर हैं, जिन्होंने पिछले 5 साल के जो एवरेज प्राइस हैं उसके नीचे अगर वो काम कर रहे हैं और जबकि कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ गए हैं, तो इस तरीके के शेयर्स पर आप नज़र बना सकते हैं। धीरे धीरे खरीदना जो है हमेशा समझदारी का काम होता है। वन टाइम सारी बाइंग जो है करनी मुझे नहीं लगता कि उचित होती है। तो SIP मोड के अंदर जो है बाइंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और बाजार तो देखिएगा कुल मिला के कुछ समय नीचे जाएगा तो फिर कुछ समय बाद ऊपर भी उसको आना ही होता है जनरली। और यही आप नहीं करोगे, बड़े प्लेयर्स जो ऑपरेटर्स हैं उनका काम ही यही है। अगर बाजार में वोलेटिलिटी नहीं होगी तो वो कमाएंगे क्या? तो जो नीचे गिराते हैं वही ऊपर को बाजार को चढ़ाते भी हैं। तो बस एक अच्छे निवेशक की तरह एक ही बात ध्यान रखिएगा, जब सस्ता मिले तो खरीद लीजिएगा, जब आपको लगे कि वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे हो गए हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करिए। मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है ट्रेडर्स के लिए। और इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि जब औने पौने दान पे माल मिले तो अपने जो है पूरी झोली भर के रख लेना चाहिए, और फिर 2-4-5 साल में जब उसकी अच्छी वैल्यूएशंस आपको मिलने लगे तब एग्जिट करिएगा। लेकिन सभी शेयर्स
जो है इसी तरीके से मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दें, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, कुछ शेयर्स नहीं भी दे पाते हैं, बट इसीलिए पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट से जो है आपको करनी चाहिए। और पोर्टफोलियो रखने का यही फ़ायदा होता है कि आपके एक शेयर्स वर्क नहीं करेगा तो दूसरा, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा। तो जब सेना होती है तो उसमें सारे सैनिक अच्छा नहीं कर पाते, तो कुछ सैनिक अच्छा करते हैं तो सेना जीत जाती है। तो युद्ध के मैदान में जो भी सेना बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती है, जिसमें सैनिक सारे अच्छा भी नहीं करे लेकिन मिलजुल के काम करते हैं, तो वहाँ पे जो है टीम की विजय होती है। उसी तरीके से पोर्टफोलियो के अंदर भी सबसे खास बात ये होती है कि सभी तरीके के पोर्टफोलियो में जब शेयर्स होते हैं तो कभी कोई सेक्टर अच्छा करता है, कभी कोई दूसरा सेक्टर अच्छा करता है, बट कुल मिला के पोर्टफोलियो अच्छे से डिज़ाइन करते हैं तो रिटर्न्स जो है लॉन्ग टर्म में अच्छी ही आती हैं। तो आज की चर्चा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।